दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या खास बात है इसको भी समझने की बात है। फंडामेंटल राइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल ये अनुच्छेद 20। अभी आर्टिकल 20 कहता क्या है, देखिए ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये कहता है कि इसका मतलब बताऊंगा मैं अभी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अब देखिए इसमें तीन बातें हैं। मूल संविधान में इसमें तीन बातें की गई, 1, 2 और 3। आर्टिकल 20 के तीन भाग हैं, 20A, 20B और 20C। अब 1 देखिए क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, मतलब जब वो काम कर रहा है तब वो अपराध है कि नहीं। अगर अपराध है, ठीक है, और उसने उस विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक दंड का भागी नहीं हो जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय आरोपित की जा सकती थी। ठीक है, पहली बात कि हाँ, कहने का मतलब अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। दूसरा बात कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। एक अपराध किया, उसको बार बार उस अपराध के लिए दंडित नहीं दिया जा सकता। तीसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 3 है आर्टिकल 20 में, ठीक है। मतलब जब तक दोष सिद्ध नहीं कराओगे जब तक कि वो विधि अपराध के रूप में नहीं है। दूसरी चीज, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं। और तीसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। अब ये प्रोविजन क्या है, आइए इनको समझते हैं। 20 का एक यह प्रोविजन कहता है, 20 का 1, ठीक है, ये 20 का 1 हो गया। ये क्या कहता है भैया, सुनो, कलर चेंज कर देते हैं जो आपके लिए आसानी रहेगी। देखिए आर्टिकल 20 का 1 क्या कहता है, सुनिए। ये कहता है कि कोई भी आपराधिक विधि, कोई भी आपराधिक ला भूतलक्षी प्रभाव से आरोपित नहीं की जा सकती। क्या कह रहा है ये, भूत लक्षी प्रभाव से किसी विधि को आप आरोपित नहीं कर सकते। किसी अपराधी को केवल अपराध किए जाने के समय में आरोपित कानून के द्वारा ही दंड दिया जा सकता है। यही होता है भूतलक्षी प्रभाव। मतलब आज अगर मान लेते हैं कि चोरी करना एक अपराध माना गया है, ठीक है, और आज वो काम ये कर रहा है तो अपराध है। मान लीजिए आज यही काम अपराध अगर नहीं होता और आज वो ये काम कर ले रहा है, तो उसको 4 दिन बाद उसको अपराध की कैटेगरी में करके आप किसी को अंदर नहीं कर दोगे। तुमने 4 दिन पहले किया था, भाई तब तो नहीं था, लेकिन अब ये विधि बना दी है, लेकिन हम 4 दिन पहले से लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो आपराधिक विधि में नहीं होगा। क्रिमिनल भूतलक्षी प्रभाव क्रिमिनल में नहीं होगा, लागू नहीं होगा क्रिमिनल लॉ के केस में। क्रिमिनल लॉ के केस में भूतलक्षी प्रभाव लागू नहीं होता, सिविल में होता है लागू। वोडाफोन वाला टैक्स सूस याद होगा, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो किसी अपराधी को केवल अपराध किए जाने के समय अगर कोई ऐसा कानून था कि अगर वो अपराध दंडनीय है तो अपराध को दंडनीय माना जाएगा, ठीक है। 1954 में एक केस हुआ था केदारनाथ का, हम लोग उसकी बात करते हैं। 1954 में केस था केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल केस। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल केस, ठीक है। केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जब विधानमंडल किसी कार्य को अपराध घोषित करता है या किसी अपराध के लिए दंड का प्रोविजन करता है, ठीक है, तो वह विधि को भूतलक्षी बनाकर उन व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता जो उस विधि के एक्ट बनने के पूर्व
अपराध किए थे। हालांकि इस तरह का संरक्षण केवल अपराध कानूनों के संदर्भ में दिया गया, नागरिक या सिविल केस में नहीं। तो क्रिमिनल केस में भूतलक्षी प्रभाव लागू नहीं होगा कि अगर आज कोई चीज अपराध नहीं है तो कल आप उसको विधि बना दो कि नहीं भैया जो कल तुमने काम किया था वो अपराध है, तो वो कल अगर विधि बनी तो उस समय से तो लागू हो जाएगा, लेकिन बैक डेट में आके उसको आप क्रिमिनल केस के संदर्भ में उसको आप अपराध घोषित नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए दूसरा है 20 का 2, 20 का 2 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना है, जो बात मैं कह रहा हूं उसको आपको नोट भी करना है। 22 क्या कह रहा है कि दोहरे जोखिम से सुरक्षा। क्या कह रहा है, दोहरे जोखिम से सुरक्षा की बात कर रहा हूं। ये दोहरा जोखिम क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। यह सिद्धांत केवल तब लागू होता है जब कार्रवाइयां न्यायालय अथवा न्यायालय अधिकरण के समक्ष हो। ठीक है, विभागीय जांच या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं मानी जाती। तो ठीक है, जब न्यायालय के सामने केस होगा तो दोहरे जोखिम से सुरक्षा है। ठीक है, तो एक प्रकार के दंड के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार आपको अभियोजित नहीं किया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई किया हो या फिर आपने विभागीय जांच हो रही हो तो उसमें जो दंड होगा वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो संविधान केवल एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड वर्जित करता है। एक ही अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए जाने के बाद भी किसी अन्य अपराध के संबंध में दंड दिया जा सकता है। यदि एक ही अधिनियम की अलग धाराओं के तहत विभिन्न अपराध किए गए हों तो संविधान उसके लिए भी पृथक विचारण पर रोक नहीं लगाता है। समझिए, एक ही अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत भी अगर आपने अपराध किया है तो वहां पर दंड अलग अलग प्रोविजन होंगे, दंड के अलग अलग प्रोविजन होंगे। ठीक है, अब जो तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूं वो है तीसरा 20 का थर्ड। 20 का थर्ड क्या कह रहा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते। स्वयं विरुद्ध गवाही, अगर आप स्वयं के विरुद्ध, अब 20 का 3 क्या कह रहा है कि स्वयं के विरुद्ध, अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही के लिए आप क्या नहीं कर सकते, आप उसको बात नहीं कर सकते। ये संरक्षण दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का बचाव करने का अधिकार है। यह अधिकार प्राकृतिक व्यक्तियों को भी है, कारपोरेशन को भी है। ठीक है, तो यह संरक्षण किसी न्यायालय या न्यायिक प्राधिकार के समय दांडिक कार्रवाइयों तक ही सीमित है, सिविल कार्रवाइयों और ऐसी कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता जो दांडिक प्रकृति की नहीं है। ठीक है, एक कोर्ट केस हुआ था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि डीएनए परीक्षण और अन्य सैंपल एकत्रित कर सकते हो आप। तो यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 21, जहां पर हम लोग देखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।